नमस्कार श्रोताओ। कहते हैं कि सृजन जो है वो आह से आह की अनुभूति से उपजता है। हमारी जो भारतीय भूमि है, जो यहाँ की मनीषा परंपरा रही है, वो तमाम अवसरों को, यानी सुखद हो या दुखद हो, कई विपदा हो या फिर कोई अचानक से उत्पन्न हुई परिस्थिति हो, उसमें भी संभावनाओं के बीज हमारी सांस्कृतिक परंपरा ने उसमें से उत्पन्न किया है। संभावनाएं हमेशा जीवित रहती हैं, उसमें से भी ये एक बड़ी बात है। और ऐसे ही संभावनाओं को बल देने वाले रचनाकार, कवि और रंगकर्मी, जिन्होंने अपनी मेहनत के बूते पर राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाई है, और व्योमेश शुक्ल जी अपने लहजे के लिए, अपनी जो एक अभिव्यक्तियां हैं, उनका जो स्वरूप है, उसकी जो मौलिकता है, उसके लिए जाने जाते हैं। आज के दौर के सशक्त हस्ताक्षर हैं व्योमेश शुक्ल, एक बड़े ही संवेदनशील और सशक्त कवि, साथ ही रंग निर्देशक, रंगकर्मी, और तमाम जो समसामयिक मुद्दे होते हैं उस पर बहुत ही मुखरता के साथ आपकी अभिव्यक्तियां तमाम सोशल साइट्स पर और मंचों पर आती हैं, और बहुत ही एक अपने संघर्ष और अपनी पहचान आपने खुद अपनी कुव्वत से बनाई है। आज हम उनसे आकाशवाणी और विविध भारती वाराणसी की ओर से बातचीत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है व्योमेश जी आपका हमारे इस फोन इन कार्यक्रम में। नमस्कार। प्रणाम सर। और ये जो दौर है बड़ा ही विषम परिस्थिति है, और हमने आपको इसीलिए याद किया कि ऐसी परिस्थितियों में तो जैसा कहा गया है हिंदी में, पारंपरिक रूप से वो उक्ति आती है कि आह से उपजा होगा गान। तो ये जो परिस्थिति है 2-3 महीने की, बड़े ही अलग तरह के चित्र समाज ने देखे हैं। आपने क्या देखा बतौर एक संवेदनशील रचनाकार और रंगकर्मी के रूप में? बहुत अंधेरा है, और जर्मन कवि, नाटककार, महान विचारक बर्तोल्ट ब्रेख्ट ने अपनी कविता में कहा है, क्या अंधेरे वक्त में भी गीत गाए जाएंगे? हाँ, अंधेरे वक्त में अंधेरों के गीत गाए जाएंगे। ये अंधेरे वक्त में अंधेरों के गीत गाए जाने का समय है, और हमें चाहिए कि हम इस चुनौती का आंख में आंख डालकर सामना करें। इसके लिए बहुत सारा धीरज और बहुत सारी आत्म सजगता भी दरकार है। रंगकर्मी के साथ होता ये है कि एक समूह में काम करते हुए जी वो एक तरह की आत्महीनता का शिकार हो जाता है। समूहन पर ज्यादा से ज्यादा यकीन करने के कारण उसका आत्म से साक्षात्कार कम हो जाता है। ऐसी अपेक्षा करना कि रंगकर्मी अनिवार्यतः लेखक या चिंतक होगा, उससे ज्यादा अपेक्षा करना है। तो वो एकांत में अपने आप को देखने का जो समय चाहिए वो खुद को नहीं दे पाता। और जब आप खुद को समय नहीं देते, समाज में, अभियानों में, बहुत दूर तक यात्राओं में, पूर्वाभ्यासों में मुब्तला होते हैं, तो ये चीज आपकी शक्ति भी है और ऐन उसी समय आपकी सीमा भी है। जी। तो जो कलाकार एक सामान्य परिस्थिति में, जो अभिनेता या जो अभिनेत्री बहुत अच्छा अभिनय कर सकता है, बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है दुनिया की निगाह में, हो सकता है परिस्थितियों की असामान्यता उसका मनोबल तोड़ दे। और हमने ये देखा है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से बीते 3 महीनों में कि ढेर सारे कलाकारों ने जीवन के अंत का रास्ता भी चुन लिया। हम में से न जाने कैसे बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने अवसाद मिटाने की दवाएं खाई होंगी, कुछ उपचार किए होंगे जी। और ऐसा भी संभव है कि बहुत सारे लोग अभी भी अवसाद में हों। तो उसका कारण मैं जो समझता हूँ वो ये है जी कि जरूरी आत्म सजगता का अभाव। और ये हम सब में होता है। ये पूरी दुनिया इस अप्रत्याशित वस्तु के लिए तैयार नहीं थी जिसे आज हम कोविड-19 या कोरोना के नाम से जानते हैं। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हमको पता है कि यूरोप की मनीषा ने, यूरोप की कविता ने द्वितीय विश्व युद्ध को अपनी आत्मा पर झेला था, उसकी विभीषिका को, उसकी भयावहता को। और द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जैसे विचारों का और कविताओं का मेला लग गया था पूरी दुनिया में, वैसे ही दुनिया की मनीषा, दुनिया की बुद्धि इस समस्या को भी
आत्मसात करेगी, आभ्यंतरीकृत करेगी, इंटरनलाइज करेगी और अपने विचार, अपनी जिजीविषा, अपनी संघर्ष क्षमता के रसायन उस आभ्यंतरीकृत वस्तु में मिलाकर एक अपूर्व रचना की सृष्टि करेगी। वो चाहे नाटक का संसार हो, कविताओं का, कहानियों का, उपन्यासों का, और मुझे लगता है कि दुनिया को दिशा देने के लिए कोई विचार भी इवॉल्व करेगा। बिल्कुल। हमने समाज व्यवस्थाओं में बहुत सारे परिवर्तन देखे हैं। पूंजीवाद और समाजवाद की रस्साकशी देखी है बीती 2 शताब्दियों में जी। बहुत सारे देशों को उपनिवेशों से आजाद होते हुए देखा है और आजादी के संघर्ष देखे हैं। हमने महानायक देखे हैं, महानायकों का अवसान देखा है, त्याग और बलिदान के महान उदाहरण देखे हैं, हिंसा और अत्याचार भी देखा है बीती शताब्दी में। मतलब इंतहाइयत तक पहुंचा हुआ अत्याचार और आत्मोत्सर्ग के महानतम उदाहरण एक साथ। तो मनुष्यता तो ध्रुवांतों के बीच आवाजाही करती रही है। अगर ये कोरोना एक ध्रुवांत है तो इसका प्रतिध्रुव अभी हमारे ही समय में तैयार हो रहा हो। यानी तमाम विसंगतियों के बीच भी उम्मीद की किरण है और उम्मीदों के जो बीज होते हैं वो इन्हीं विसंगतियों के गर्भ में छुपे होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। असल में उम्मीद नाम की चीज जो है वो चेतना के कारखाने में जन्म लेती है और जब चेतना निर्माण के कारखाने आप बंद कर देंगे तो उम्मीद, संकल्प, जिजीविषा जैसी चीजें बनेंगी कहाँ। बिल्कुल। इसलिए कहते हैं कि मानव के मानस को स्वतंत्र होना चाहिए विचारों की अभिव्यक्ति के ख्याल और हिसाब से। चेतना को निर्मित करने वाली जो चीजें हैं, जो भौतिक प्रतियोगिताएं हैं जी, जो सफल होने का दबाव हमारे नर्वस सिस्टम पर काम कर रहा है, वो दबाव इन 3 महीनों में अगर हम बचे रहे आए हैं रोग से तो और बढ़ गया है। हमको अब कम समय में ज्यादा सफल होके दिखाना है। तो पहले तो एक मोटा सुझाव मेरा कला रसिकों से, इस बातचीत को सुनने वाले श्रोताओं से ये है जी कि हमको किसी तरह के दबाव का अनुभव नहीं करना है। क्योंकि खेल देखिए, प्रकृति समझदारी में जिसे नियति कहा जाता है, प्रारब्ध कहा जाता है जी, प्रारब्ध जब अपना खेल खेलता है तो आपकी सारी हिकमतें बेकार चली जाती हैं। तो आप अगर दबाव का अनुभव करते हुए कोई काम करेंगे तो उसमें सफलता अगर मिल भी जाती है तो जो प्यासा में गुरुदत्त कह गए हैं, ये दुनिया अगर मिल भी जाए तो क्या है। हाँ हाँ हाँ। तो उस सफलता का भी मेरे निकट कम महत्व है जी जी। सफलता तो खैर सफलता ही होती है, लेकिन अगर आप किसी काम को, जैसा गीता में कृष्ण कह गए हैं, योगः कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है जी। पल भर को एक अफलातूनी ख्याल में आपको सौंपना चाहता हूँ, ये भूल करके जो हम कर रहे हैं उसका नतीजा क्या होगा जी। सिर्फ काम को करने के लिए किया जाए, परिणाम के बारे में सोचे बगैर, तो ये एक युक्ति हो सकती है। हमने देखा है कि बहुत सारे लोगों ने जी जी, कल्पनाशील रंगकर्मियों ने बहुत सारे सुझाव दिए हैं इस वक्त का सामना करने के लिए। इसमें से एक सुझाव हमारे देश के महत्वपूर्ण रंग निर्देशक बंसी कौल ने दिया है जी जी, कि महानगरों में जो हाउसिंग अपार्टमेंट्स हैं उनके बीच में एक बागीचा या टहलने के लिए एक जगह बनी होती है, उसको थिएट्रिकल स्पेस की तरह, स्टेज की तरह, रंगमंच की तरह इस्तेमाल किया जाए और लोग अपने घर की बालकनियों में खड़े होकर नीचे हो रहे बागीचे में घटित हो रहे रंग कर्म को देखें। क्या बात है, बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे एक रास्ता ये निकलता है, हमने देखा है सोशल मीडियम पर, फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर लाइव सेशंस की बाढ़ आई हुई है जी जी जी। और एकल अभिनय, 2 कलाकारों के अभिनय का जैसे स्वर्ण युग चल रहा है। लेकिन मेरे अपने कुछ रिजर्वेशंस भी हैं इस माध्यम को लेकर जी, कि जैसे ही आप उसको स्क्रीन में ट्रांसलेट करते हैं, नाटक को साक्षात नंगी आंखों से देखने की बजाय जब हम किसी स्क्रीन के जरिए देखते हैं तो वही नाटक हमारे लिए सिनेमा बन गया होता है। तो आप माध्यम का जो चैलेंज है उसका अतिक्रमण कर जाते हैं, आप दूसरे माध्यम में ट्रांसेंड कर जाते हैं। लेकिन फिर भी अब जैसे अंधेर नगरी चौपट राजा जी जी स्क्रिप्ट है भारतेंदु हरिश्चंद्र की, या माधवी जो भीष्म साहनी का नाटक है,
या जैसे हमारा समूह करता है राम की शक्ति पूजा का मंचन, निराला की लंबी कविता है, अलजई मानी गई है। इसमें एक दो कलाकारों के जरिए नाटक के या कहानी के या किसी कविता के सार तत्व का निर्देशक कर ले रहा है कि स्क्रीन के माध्यम से, और स्क्रीन का प्रेजेंटेशन तैयार करने के क्रम में वो न्यूनतम बुनियादी ज्ञान से परिचित है स्क्रीन को इस्तेमाल करने के, तो एक अच्छी चीज हमको देखने को मिल सकती है। अगर इस समय को एक पिटे हुए मुहावरे में कोरोना समय कहें तो इस कोरोना समय में हमने ऐसी कई मानीखेज और याद रह जाने वाली प्रस्तुतियां देखी भी हैं। लेकिन तो सवाल दूसरे भी खड़े होंगे आगे चल के कि ऐसी प्रस्तुतियों का बाजार मूल्य क्या होगा। ऐसी प्रस्तुतियां करने पर क्या कोई संस्थान, क्या कोई निजी संस्था पारिश्रमिक या मानदेय देने को राजी होगी? ऐसी प्रस्तुतियां कब तक जीवित रहेंगी? और अगर एक बार प्रस्तुति हो गई, उसका डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन हो गया, तो उसको दोबारा किसी बढ़त के साथ, किसी घटत के साथ करने का जो रोमांच होता है थिएटर में, उस रोमांच का सृजन कैसे होगा? फिर तो एक फिल्म की तरह बार बार दिखाई जा सकेगी, कलाकारों की जरूरत खत्म हो जाएगी। और अगर ऐसा नहीं होता है, हम अपने ट्रेडिशनल पुराने कोरोना युग के पहले वाले रास्ते पर लौटना चाहें तो हम कब तक लौटेंगे? वो सोशल डिस्टेंसिंग का बंधन कब तक खत्म होगा? और खत्म होगा तो हमारे बड़े बड़े ऑडिटोरियम जिसमें लोग एक दूसरे से सट कर बिल्कुल करीब बैठते हैं, कलाकार बिल्कुल सट के अभिव्यक्तियां करते हैं कथानक की। अब रोमियो जूलियट का ही संदर्भ लें, कौन सा कोरोना, कौन सी महामारी रोमियो को जूलियट से दूर कर सकती है? क्या कहने। लेकिन तो है, हमें स्टेज पर तो दूर करना होगा ना। और हम दूर करेंगे तो कहानी का जो सार है उससे भी दूर चले जाएंगे। क्योंकि एक बात हम सब अपनी आत्मा में भली भांति जानते हैं कि करीबी का कोई विकल्प नहीं है। साथ रहने का कोई रास्ता दूसरा नहीं हो सकता। लेकिन मनुष्यता अगर एक ऐसी क्राइसिस का सामना कर रही है कि साथ रहना ही सबसे बड़ा गुनाह हो गया है, तो हमको साथ रहने से बचना भी है। तो ये कश्मकश देखिए, जब तक बुरे और अच्छे के बीच में संघर्ष होता है, वो संघर्ष कमतर है। संघर्ष बड़ा वही है जो अच्छे और अच्छे के बीच हो। यानी वो जो पहले हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं विमेश जी की मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, और उस सामाजिकता में साथ होने और बिल्कुल जितना करीब हो उतना अच्छा, ये हम लोग मानते आए हैं। इस पूरे 2-2.5-3 महीने में आपकी क्या गतिविधियां रही? आम दिनों से क्या आपने अपने आप को मुख्तलिफ महसूस किया अपनी व्यस्तताओं के संदर्भ में? जी, अव्वल तो अगर मैं सच कहूँ, आप मुझे सच कहने की इजाजत दें, तो डिप्रेशन में जाने से बचने के लिए मैंने शारीरिक व्यायाम करने का रास्ता चुना। और मैंने बहुत कठोर शारीरिक श्रम किया। अच्छा, ये कहते हैं कि बनारसी फार्मूला भी ये हो सकता है, क्योंकि बनारस के लोग अपना रास्ता बिल्कुल अलग और अलहदा निकाल ही लेते हैं हर दौर में, हर युग में। ईश्वर करें बनारस की ये खासियत बची रहे किसी भी रूप में। और इस दौरान आपने कविताएं भी लिखी। कविता शुरुआत से ही करते रहे हैं, क्योंकि बतौर रंगकर्मी आपको लोग ज्यादातर जानते हैं, हालांकि लिखा पढ़ा समीक्षाओं के भी क्षेत्र में आपने काफी कुछ काम किया है। तो मुख्यतः किस तरह से कविता लिखना क्यों, कब जरूरी हो जाता है आपके लिए? जी, पता नहीं, कविता लिखना किसी चमत्कार की मानंद घटित होता है जीवन में, और चमत्कारों का आप इंतजार ही करते रह सकते हैं, कोई विकल्प नहीं होता। तो एक सादा कागज और कलम अभी तक उतना ही चैलेंजिंग है जितना पहली बार कुछ भी अपने मन से लिखते समय रहा होगा। विचार होने चाहिए, विचार भरे हों, और कागज कलम, अगर कागज सादा है तो आपको लिखने के लिए प्रेरित करता है। एक जो दौर है हिंदी को लेकर के, और इस तरह की जैसी हम लोग गंभीर बातें कर रहे हैं रंगमंच और साहित्य को लेकर के,
एक आपको सोशल मीडिया पे जिस एक तरह से कहें कि बाढ़ का जिक्र हम लोग शब्द दे सकते हैं, वेबिनार या फिर ऑनलाइन जो आयोजन हो रहे हैं उसमें भी दो तरह की चीजें हैं। एक बिल्कुल गंभीर अच्छे और जिन्हें हम अच्छा और श्रेष्ठ कह सकते हैं वो लोग भी हैं, और एक बिल्कुल जिन्होंने अभ्यास नहीं किया, वक्त नहीं दिया उस विधा को, वो चाहे कविता हो या रंगमंच हो, वो भी है। और वो अधिक सक्रिय लोग हैं, दल हैं एक तरह से कह लें तो ये बिल्कुल वहां भी विरोधाभासी प्रवृत्ति और संस्कृति पनप रही है एक तरह से। तो क्या चिंताएं आप देख रहे हैं इस माहौल में, ये जो सोशल मीडिया का दौर है इसमें? जी देखिए, आपाधापी और अपनी जगह बना लेने की एंजाइटी का माहौल तो कोरोना से पहले की दुनिया में भी था, कोरोना के बीच की दुनिया में भी है, और कोरोना के बाद की दुनिया में अच्छा भी इसमें एक हमें लग रहा है कि एक नए तरह के अवसर इसमें हर किसी को मिल गया है। जैसे बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, रचनाकार हो, रंगकर्मी हो, वो भी आ रहे हैं, और बिल्कुल जैसे कि कविताओं या इन चीज़ों में भी अभिरुचि जिनकी है वो देख सकते हैं कि जो मूल जो शर्तें होती हैं रचना की, कि व्याकरण सही हो, भाषा सही हो, तो उन चीजों से अनभिज्ञ लोग भी उसी स्तर के आयोजन, एक वो समूह भी अपना कॉकस खुद बना ले रहा है। जी, मीडियोकर्स का या मंदमती लोगों का समूह तो हमेशा से रहा है, और वो ज्यादा आकर्षक और चमत्कृत करता है कई दफे। जी बिल्कुल करता है। एक क्षणिक कौंध उसमें होती ही है। जी जी, उत्साह से और आकांक्षा भर से कौंध तो पैदा की ही जा सकती है, लेकिन साहित्य और संस्कृति की दुनिया कोई शॉर्ट रेस नहीं है। आपको मैराथन की तैयारी करनी होगी, आपको लंबी सांस साधना आना चाहिए, और नतीजे देर में निकलते हैं। ये जो बहुत पुरानी नैतिकता है, धीरज का पाठ पढ़ाने वाली नैतिकता, इसके सबक हमको भूलने नहीं चाहिए। कम से कम जो लोग साहित्य को जीने की एक शर्त की तरह स्वीकार करते रहे हैं, संस्कृति को, रंगमंच को, संगीत को और दूसरी कलाओं को, ललित कलाओं को, उनको किसी जल्दबाजी में या किसी टेक्नोलॉजी से पैदा होने वाले इन्फ्लुएंस में, एंजाइटी में जी आ करके अपने स्वभाव के साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि अपने स्वभाव की शर्तों पर टेक्नोलॉजी को उपलब्ध करने का प्रयास करना चाहिए। ये जो अवसर हैं, ये जो तकनीक है, ये हमारे लिए सहयोगी हो, लेकिन ये प्राथमिक या प्राइमरी नहीं होना चाहिए कि बिल्कुल नहीं होना वो चाहिए। फिर बिल्कुल कमर्शियल सिनेमाई तौर तरीका हो जाएगा। जी 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 बिल्कुल। तो इधर कुछ आपने पढ़ा लिखा या देखा सुना, या कोई कविता रचना जिसने या जिन्होंने आपको बहुत प्रभावित किया हो? जी, मैंने अपने महबूब कवियों को सुना लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए। जी जी, उनमें से आलोक धनवा जो हिंदी के बहुत बड़े कवि हैं, जी जी जी, मेरे ख्याल से जीवित कवियों में महानतम हैं। उनकी 2500 कविताएं हमने लाइव स्ट्रीमिंग के जरिए सुनी। उनके अलावा हमने अपने समय के बहुत महत्वपूर्ण कवि मंगलेश डबराल को सुना। जी जी, राजेश जोशी को सुना, विनोद कुमार शुक्ल जो जितने बड़े कवि हैं, जी जी, उतने ही बड़े कहानीकार और उपन्यासकार भी हैं। जी जी, और इन दिनों अपने उम्र के 80 बरस पार कर लेने के बाद वो बच्चों के लिए साहित्य लिखने में व्यस्त हैं। तो उनके मुंह से उनकी पुरानी प्रसिद्ध कविताएं और बच्चों के लिए लिखा जा रहा नया कथा साहित्य सुनने का मौका मिला। क्या बात है। अच्छा, एक चीज इसी से याद आ गया। जी जी, बहसों में भी शामिल होने का मौका मिला। जी 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 जी, तो कुल मिला जुला के रचनात्मक रूप से बहुत व्यस्तताओं वाला समय रहा कोरोना। इसे अगर हम लोग कोरोना काल कहें तो अगर कोरोना काल कहें जी जी तो अभी आपने जिक्र किया कि बच्चों के और उनके लिए रचनाओं के बारे में, तो एक बनारस में जो जिस चीज के लिए बनारस का एक नाम पहचान रही है, इसकी खड़ी बोली हिंदी को जिस भाषा में हम लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं, वो और उसकी उर्वरता के संदर्भ में यहाँ बहुत कुछ किए जाने की जरूरत आपने भी महसूस की होगी। तो ऐसा कुछ कोई संभावना देख रहे हैं आप, जहाँ पर फिर से साहित्य को, रंग कर्म को, या जो ललित कलाएं हैं जिनका आपने जिक्र किया, इन्हें हम फिर से वही काशी जिसको कि सर्व विद्या की राजधानी कहते हैं, तो इन विद्याओं का एक जो मौलिक मानक स्वरूप होता है, जो शुद्धता होती है, वो बरकरार रहे, इसके संदर्भ में कोई प्रयास आपके संस्था, आपके समूह द्वारा किया जा रहा हो? जी, बहुत निजी प्रयासों का पता नहीं कितना औचित्य होता है, लेकिन पिछले करीब 7 वर्षों से जी करीब 15 लोगों के साथ रोजाना
कई घंटे काम करते हुए जी मैंने उनको यथासंभव कला के बुनियादी रूपों के प्रति जोड़ने की कोशिश की। उनको खड़ी बोली के मिजाज को पहचानना जी और उनके साथ तमीज से पेश आना सिखाया है। उनको छऊ में और कथक में क्षणात के अवसर उपलब्ध कराए हैं और उनके इस नर्तक स्वरूप का अपने नाटकों में इस्तेमाल किया। क्या बात है। तो लेकिन ये प्रयास मुझे मालूम है कि दूसरे प्रयासों के बिना अधूरे हैं। संस्कृति कर्म टी.एस. इलियट के मुहावरे में कॉमन ट्रूथ है। जी जी, आप अकेले कुछ कर नहीं सकते। और बनारस के पहले सांसद थे बाबू रघुनाथ सिंह। उनका एक कथन मुझे बार बार याद आता है कि जो काम अकेले कर लिया जाए वो काहे का बड़ा काम। अगर कोई काम ऐसा है जो अकेले किया जा रहा है तो वो बड़ा हो ही नहीं सकता। गंगा प्रदूषण एक बड़ा काम है। क्या उसे अकेले किया जा सकता है सर? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। गंगा के प्रदूषण की मुक्ति का अभियान कोई अकेले नहीं चला सकता। जब तक सभी धर्माचार्य, सभी साधु संत, शंकराचार्यों का पूरा मंडल, आम जनता, राजनेता, संस्कृति कर्मी, इसीलिए पुराने दौर में जितने भी आंदोलन रहे हैं उसमें जनता का जुड़ाव प्राथमिक तौर से रहा है। नियम कानून बनाने से समस्या का संपूर्ण समाधान हो जाएगा, ऐसा विशफुल थिंकिंग तो की जा सकती है। जी जी, भगवान करें ऐसा ही हो, लेकिन ऐसा होता नहीं है। जी जी जी, जब तक कि खुद व्यक्ति आगे न आए और उसको स्वीकार न करे और स्वीकारने के साथ साथ उस दिशा में अपने भी समान रूप से अपनी सहभागिता सुनिश्चित न करे। जी, और वो बनारस की संस्कृति, कला और साहित्य की दुनिया में केंद्रीयता का जो मिथक है, जी जी, मिथक एक तो दोहराए नहीं जाते, एक बात ये भी है। और दूसरी बात की केंद्रीयता का युग नहीं है, अब ये हाशियों का समय है। तो केंद्र से हाशियों की ओर की जो यात्रा है वो बनारस से जौनपुर, गाजीपुर, बलिया, सोनभद्र, मिर्जापुर की ओर, चंदौली की ओर हमको करनी होगी। जी 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 जी, और तभी हमको साहित्य के केंद्र से दूर रह के मान ली गई सौंदर्याभिरुचि से विरत रहकर अपनी तकलीफ को, अपने आवेग को, अपने सपनों को आकार देने वाले लोग मिलेंगे। क्या कहने। मैंने सर अपने अनुभव से ये देखा है कि अच्छे रंग कभी वहीं से पैदा होते हैं जी, जहाँ पर शारीरिक श्रम का महत्व है जिन समाजों में। और मुझे ये कहने के लिए माफ करें कि जो हमारा शहरी मध्य वर्ग है वो शारीरिक श्रम से बहुत दूर चला गया है। एक बच्चा 5 मिनट की एक प्रस्तुति के लिए 5 घंटे का पूर्वाभ्यास करने को नैतिकता में तैयार नहीं है। उसका अंतःकरण अलाउ नहीं कर रहा है कि 5 मिनट की चीज मैं इतनी मेहनत क्यों करूं। तो जो मेहनत की संस्कृति थी उसको अच्छा विकास के साथ साथ उसका ह्रास होता चला गया है। हाँ 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 हाँ, तो वो हिस्से ही हमारा हाशिया है। तो केंद्रापसरण जो है उसकी राजनीति जरूरी है संस्कृति में, और तभी बनारस भी अपने असली रूप में बचेगा। बनारस पहचानने का काम करेगा। और ये जरूर है कि इसमें व्योमेश शुक्ल जैसे लोग हैं बनारस में जो कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी रचनाओं, प्रस्तुतियों और अपने इस खास अंदाज के चलते जिसको महसूस, जिसकी अनुभूति हमारे श्रोता भी कर रहे हैं। तो आप जैसी शख्सियतें हैं तो जरूर हम कह सकते हैं कि हमारी ये जो विधाएं हैं इनमें भी ताकत रहेगी। बनारस का जो बनारसीपन है वो भी जीवित रहेगा और संभावनाएं बनी रहेंगी। बहुत शुक्रिया हम आपको कह रहे हैं व्योमेश शुक्ल जी, आपने हमें वक्त दिया और अपने जो मन के विचार हैं बड़े ही सादगी के साथ, सहजता के साथ और अपने खास अंदाज में जो कि तमाम लोग बहुत पसंद करते हैं, आपने उनको अपने विचारों को अभिव्यक्ति दी। हमसे अपनी जो राय है, अपने विचार हैं वो आपने साझा किए। हम बहुत बहुत शुक्रिया कह रहे हैं आपको और उम्मीद है कि ये जो हमारी आपकी बातचीत है ये हमारे श्रोता पसंद करेंगे और इनसे कुछ उन्हें जरूर सार्थक और सशक्त मिलेगा। आज के दौर में भी वो रास्ता दिखेगा कि किस तरह से सृजन के जो बीज हैं वो आने वाली वक्त में एक सुनहरी फसल के बायस हो सकते हैं, उसका कारण बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया कह रहे हैं आपको व्योमेश जी, नमस्कार, शुक्रिया।
नमस्कार श्रोताओं।